हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के टॉप 50 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है मित्रों जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैंने 10 अति महत्वपूर्ण नियुक्तियों को रखा है मित्रों, जिनका स्थान परिवर्तित हुआ है और जो उनके स्थान पर नए आए हुए हैं उनको रखा गया है। उसके बाद स्टैटिक के प्रश्न हैं, जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का एक सुंदर सेट तैयार किया गया है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अधिक बात न करते हुए सबसे पहले ही क्वेश्चन पे हम आते हैं मित्रों। मैं बीच में ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो पसंद आने पर ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं दूसरा कंटेंट बना सकूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है मित्रों आज का, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये किस राज्य के हैं? उड़ीसा के हैं। और ये किस नंबर के हैं? ये 15वें नंबर के हैं। इसे याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे नाम नहीं पूछा गया तो स्थान पूछा जाएगा किस नंबर के ये भारत के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। यदि वीडियो स्लो रहेगी मित्रों तो आप इसे तेज़ कर लीजिएगा, तेज करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बात करें दूसरे प्रश्न की, तो भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। और ये 14वें नंबर के हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इसे याद रखिएगा। वहीं बात करें टीवी यानी संसद टीवी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ हैं। वहीं बात करें राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष का मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ हैं। और ये किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। मैंने पहले आपको बता दिया। वहीं अगर आपसे बात करें डीआरडीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा समीर कामत हैं, समीर वी कामत। अब अगर आपसे पूछ ले डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1958 को क्या होती है? डीआरडीओ की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली के अंदर है। वहीं बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की, तो आप सभी को पता है कि प्रथम जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे। तो उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण अब वर्तमान में जो सीडीएस हैं वो अनिल चौहान हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान जो सीडीएस हैं वो अनिल चौहान हैं। वहीं आगे बात करें उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा डीवाई चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और ये 50वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 50 नंबर के हैं, हाफ सेंचुरी नंबर के हैं मित्रों। याद रखिएगा डीवाई चंद्रचूड़। आगे बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा आर वेंकट रमण। कौन है? आर वेंकट रमण है और ये 16वें नंबर के हैं। कौन है? 16वें नंबर के। आगे बात किया जाए तो वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में अगर आपसे पूछता है रक्षा सचिव कौन है तो याद रखिएगा गिरधर अरमाने। कौन है? गिरधर अरमाने जो हैं वो वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। वहीं पूछे वाणिज्य सचिव, तो वाणिज्य सचिव आपके वर्तमान में कौन है? सुनील वर्थवाल। सुनील वर्थवाल जो हैं ये वाणिज्य सचिव वर्तमान में हैं। वहीं इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन मित्रों, और यह करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो याद रखिएगा ये लोथल में है और यहाँ एक संग्रहालय बनाया गया है। याद रखिएगा हड़प्पा, तो लोथल गुजरात। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया।
तो पता है इस युद्ध में सब कुछ पता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध होता है। और दूसरा तराइन का युद्ध वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। तो जो दूसरा तराइन का युद्ध होता है मित्रों, उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को कौन बुलाया था? तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुलाने वाला राजा जयचंद थे, और राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में एक युद्ध होता है जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी राजा जयचंद को भी पराजित करता है। आगे देखा जाए प्रश्न, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो याद रखिएगा जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। आगे देखें, आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो आप सभी को पता है काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए अति उपयोगी होती है। और आपको जानकारी में बता दें, कपास और मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 का जो स्टेट है वो आपका गुजरात है। कौन है मित्रों? गुजरात। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है पेपर में, मूंगफली और कपास के उत्पादन में प्रथम शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो आपका गुजरात है शीर्ष पे। आगे बात करें, जो कि काफ़ी चर्चा में था, लोसार महोत्सव। याद रखिएगा, लोसार महोत्सव यदि आपसे पूछता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा लद्दाख में मनाया जाता है। तो लोसार महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। वहीं कचाई लेमन महोत्सव, ये बहुत चर्चा में है मित्रों, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। कचाई लेमन महोत्सव आपके मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में एक झील है मित्रों, आप सभी को याद होगी, लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील, जो कि बहुत ही फेमस है। याद रखिएगा, मणिपुर की एक झील है लोकटक झील, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि रामसर स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो पहले तो यह उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में 8 थे, लेकिन वर्तमान में नंबर 1 पे आपका तमिलनाडु है, और यहाँ पर कितने हैं? 14। और टोटल रामसर की अगर बात कर लेगा तो टोटल रामसर आपके 75 हैं। कितने हैं? 75। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों, याद रखिएगा। आगे बात करें, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? स्टैटिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मित्रों, तो याद रखिएगा, वो देश कोई और नहीं, दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा, लीवर होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, शरीर में एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण जो करता है वो लीवर करता है, और ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो वो यकृत करता है विटामिन ए का निर्माण, तो याद रखिएगा इसे भी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मित्रों, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। पहले सेट में मैंने रखा है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा मित्रों, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया गया है। अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपसे पूछता है तो याद रखिएगा, कुछ मैंने अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए हैं, जैसे अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या है? यहाँ राष्ट्रपति जो है पीएम की नियुक्ति करता है। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यानी अनुच्छेद 75 आपसे क्या कहता है? पीएम की नियुक्ति और पीएम की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। वहीं अगर पूछे अनुच्छेद 76, इसके पूछे जाने की संभावना है मित्रों, और ये पेपर में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 76 जो है वो भारत का महान्यायवादी, यानी भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 72 क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति है, यानी क्षमा दान जो राष्ट्रपति देता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। 51A, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। वहीं अनुच्छेद 21A, तो याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देता है। क्या देता है? अनिवार्य शिक्षा देता है। वहीं आगे देखा जाए,
अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 61 को याद रखिएगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाया जाता है तो संवैधानिक अतिक्रमण के आधार पे राष्ट्रपति पर एक महाभियोग चलाया जाता है, वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन जो होता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 मित्रों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। वहीं आगे बात करें, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। और कृष्ण प्रथम ने ही मित्रों एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो बहुत प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय। तो याद रखिएगा किस वंश से थे? तुलु वंश से संबंधित थे। आगे अगर पूछता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा चेचक के टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। अब इतने से काम नहीं चलेगा मित्रों, आइए कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। अगर आपसे पूछता है रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने किया था। किसने किया? लुई पास्चर। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी प्लस निमोनिया मित्रों, याद रखिएगा निमोनिया, इनके टीके की खोज किसने किया था? तो इनका एक ही साइंटिस्ट था, वो था मॉरिस हिलमैन। तो हिलमैन से याद रखिएगा हिलते हुए को ठीक किया था। हेपेटाइटिस ए एवं हेपेटाइटिस बी और निमोनिया, इन सबका जो टीका तैयार किया था वो मॉरिस हिलमैन ने तैयार किया था। पोलियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पोलियो का जो टीका था जोनास साल्क ने बनाया था। मलेरिया का जो टीका था रोनाल्ड रॉस ने बनाया था। वहीं डीएनए की जो खोज की थी वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर किया था। रुबेला कोरोना का फैमिली रुबेला, स्टैनली प्लांटकिन ने रुबेला की टीके की खोज किया था। आइए आगे देखते हैं, ये सभी टीके पेपर में पूछे जाते हैं मित्रों, याद रखिएगा। आगे अगर आपसे पूछता है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो आप सभी को पता है वो है यजुर्वेद। अगर आपसे पूछे गायन के लिए तो सामवेद जो होता है वो गायन के लिए है, यानी गाने की जो प्रवृत्ति है वो सामवेद से मिलती है। यजुर्वेद में यहाँ रोगों के निवारण के लिए औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और वहीं अगर आपसे पूछता है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे नवीनतम वेद है। वहीं अगर पूछे वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है, उपवेदों की कुल संख्या भी 4 है। अगर उपनिषद की संख्या पूछे तो उपनिषदों की संख्या 108 है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। वहीं अगर पूछे पुराणों की संख्या तो पुराण 18 हैं, और सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। आगे बात करें वेदांगों की संख्या अगर पूछे तो वेदांगों की संख्या कुल 6 है। आई होप कि आपको याद हो गए हों। वेद कितने हैं? 4, उपवेद 4, उपनिषद 108, पुराण 18, वेदांग 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा तेलंगाना में किया गया है, और ये अति महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय आपके तेलंगाना राज्य में है। वहीं अगर बात करें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है मित्रों वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आइए आगे देखते हैं। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जान लें। अगर आपसे पूछे लोनार झील तो आपको पता है महाराष्ट्र में है, और लोनार झील जो है
यह उल्का पिंड के गिरने से बना था। वेम्बनाड झील पूछे तो वेम्बनाड झील आपके केरल में है। वहीं मानस बल की बात करें तो मानस बल आपके जम्मू कश्मीर में है। तो मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल है, बुलर है, शेषनाग है, अनंतनाग है, और मानस बल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील आपकी राजस्थान में स्थित है। और याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकटक झील, मैंने पहले ही चर्चा में बताया था, लोकटक झील आपके कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो मणिपुर में आपका एक झील है लोकटक झील। और वहीं पूछे हुसैन सागर झील, तो हुसैन सागर झील आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील की अगर बात करें तो पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो आई होप कि आपको झील भी याद हो गए होंगे। आगे देखते हैं। रेंगमा, यह चर्चा में आया था मित्रों और पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो रेंगमा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है रेंगमा। मणिपुर राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो मणिपुर का जो राजकीय पुष्प है वो सिरोई लिली है। क्या है? सिरोई लिली। अगर आपसे पूछे राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, टोंगो बना है 56वां। और अगर आपसे 55वां पूछ ले, 55वां देश कौन सा था, तो याद रखिएगा गैबान था। कौन सा था? गैबान। ये आपका पहला सेट था मित्रों, एसएससी जीडी परीक्षा के लिए ये पहला सेट मैंने तैयार किया था, सेट फर्स्ट। अगर ऐसे ही मैंने लगभग में 10 सेट बना दिए मित्रों, तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।